दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। इस वीडियो में हम आप बच्चों से डिस्कस करने वाले हैं सीमा कीमत निर्धारण सिद्धांत की, जिसको कि हम लिमिट प्राइसिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों लिमिट प्राइसिंग थ्योरी जो है वो बताती है कि किस तरीके से हमें कीमत रखनी चाहिए कि जो प्रतियोगी फर्में हैं वो बाजार में प्रवेश ना कर पाए। देखिए, जब हम ओलिगोपोली मॉडल की बात करते हैं जिसमें क्रूनो मॉडल है, इसके अलावा बर्ट्रेंड मॉडल है, एजवर्थ मॉडल है, ये तमाम फर्में ओलिगोपोली की या अल्पाधिकार की ये मान के चलती हैं कि जो वर्तमान फर्में हैं उनमें तो कंपटीशन होगा लेकिन नई फर्में उद्योग में प्रवेश नहीं करेंगी। यानी कि जब कोई भी फर्म कीमत और उत्पादन के संबंध में कोई निर्णय लेती है तो वर्तमान फर्म की कीमत और उत्पादन संबंधी नीतियों के आधार पर तो फैसला लेती है, लेकिन जो नई आने वाली फर्में हैं उनको ध्यान में नहीं रखती। लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं कई सारे, जिसमें से आप एक तरीके से आप कुछ लोगों का नाम याद रखिएगा, इसमें बेन है, साइलोन है, इसके अलावा एंड्रयूज़ हैं, मॉडगिलियानी हैं, जगदीश भगवती हैं। इन्होंने तर्क दिया कि ऐसा नहीं है। जब एक ओलिगोपोली फर्म अपना उत्पादन या अपनी कीमत डिसाइड करती है तो वो इस बात को भी ध्यान में रख के कीमत और उत्पादन डिसाइड करती है कि प्रतियोगी फर्म कहीं मार्केट में एंटर ना कर जाएं, क्योंकि अगर मार्केट में प्रतियोगी फर्म एंटर कर जाएंगी या प्रतियोगी फर्म प्रवेश कर जाएंगी तो डेफिनेटली जो अल्पाधिकारी हैं उनके लाभों में कमी देखने को मिली है। तो लिमिट प्राइस क्या है उसको बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। देखिए, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी, उसके बाद हम ये थ्योरी पे वापस लौट जाएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए एक फर्म कीमत डिसाइड करने के बारे में प्लान करती है तो एक तो होती है प्रतियोगी कीमत। प्रतियोगी कीमत आप बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रतियोगी कीमत, प्रतियोगी कीमत वो होती है जहां पर एलएमसी जो है या आप कह सकते हो एमसी जो है वो बराबर होती है एमआर के। दूसरा एकाधिकारी कीमत। एकाधिकारी कीमत, एकाधिकारी कीमत वो होती है जहां पर एमसी और एमआर, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया, जहां पर एमसी इक्वल टू होता है प्राइस के। ठीक है, ये हमारी आप कह सकते हो प्रतियोगी कीमत है। और जहां एमसी इक्वल टू एमआर होता है वो हमारी कहलाती है एकाधिकारी कीमत। यानी कि एकाधिकारी कीमत तब होती है जिसके बेस पर एमसी और एमआर जब बराबर होती है तो एकाधिकारी कीमत डिसाइड होती है। अब हम ये मान के चल रहे हैं, देखिए बात को ध्यान से समझिएगा बच्चों, कि एक होती है आप कह सकते हो सीमत कीमा या कीमत सीमा। कीमत सीमा वो होती है जिस पर नई फर्में प्रवेश ना कर पाए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। न कर पाए यानी कि एक ऐसी कीमत डिसाइड करना जो इन दोनों के बीच में हो, और ऐसी कीमत हो जिस पर नई फर्में उद्योग में प्रवेश ना कर पाए, उसको हम बोलते हैं सीमा कीमत। यानी कि आपको सीमा कीमत के बारे में जानकारी मैं आपको दे रहा हूं बच्चों। सीमा कीमत क्या होती है, तो सीमा कीमत क्या है बच्चों, उसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए कि एक फर्म है, मान लीजिए कुछ फर्में हैं जैसे ए बी सी। इन फर्मों ने एक कॉल्यूजन बना लिया, एक गठबंधन कर लिया जिसको बोलते हैं कपटपूर्ण अल्पाधिकार, कॉलिजिव ओलिगोपोली, अल्पाधिकार बना लिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि इन कपटपूर्ण अल्पाधिकार की जो लागत आ रही है, जो कॉस्ट आ रही है, वो आ रही है मान लीजिए 50 रुपये। और ये जो कीमत डिसाइड करते हैं, अपनी कीमत कितनी डिसाइड करते हैं, अपनी कीमत जो डिसाइड कर रहे हैं मान लीजिए 100 रुपये डिसाइड किया। इस केस में जो लाभ आ रहा है, वो आ रहा है 50 रुपये प्रति इकाई। अब इस केस में कीमत, क्योंकि लाभ 50 रुपये प्रति इकाई आ रहा है, तो ये 50 रुपये नई फर्मों को उद्योग में प्रवेश के लिए प्रेरित करेगा, क्यों प्रेरित करेगा बच्चों?
क्योंकि 50 रुपए का लाभ हो रहा है प्रति इकाई, यानी कि ये 50 रुपए का लाभ नई फर्मों को उद्योग में लाने के लिए प्रेरित करेगा। और अल्पाधिकारी जो है वो चाहता है कि नई फर्में प्रवेश ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर अल्पकाल में तो लाभ अधिकतम हो रहा है लेकिन दीर्घकाल में लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि अल्पाधिकारी का उद्देश्य केवल अपने अल्पकालीन लाभ को अधिकतम करना नहीं होता, बल्कि दीर्घकालीन लाभ को अधिकतम करना है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, सबसे पहले वो पता करेगा, क्या पता करेगा कि जो नई फर्में हैं, यानी कि जो नई संभावित फर्में हैं, संभावित प्रवेशकर्ता हैं, प्रवेशकर्ता, उनकी लागत कितनी आएगी। मान लीजिए उनकी लागत उसने पता किया 80 रुपये। अब देखिए जो एग्जिस्टिंग है उसकी कीमत लागत आ रही है 50 रुपये, और जो नई फर्में आएंगी उसकी लागत आएगी 80 रुपये। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो नई फर्में हैं उनको अनुभव नहीं है, कच्चा माल कहाँ से मिलेगा वो नहीं पता, कैपिटल उनके पास नहीं है। जबकि जो वर्तमान ओलिगोपॉली है उसके पास कच्चे माल पे पकड़ भी है, उसको ये भी पता है कि मार्केट में सामान किस तरीके से बिकता है, उसको मार्केट के संबंध में सारी जानकारी है। जबकि नई फर्म को मार्केट के बारे में जानकारी का अभाव है। अब जैसे मान लीजिए कार कंपनी है, कार कंपनी में आप देखिए बहुत समय से मारुति और हुंडई का पूरे के पूरे मार्केट पर, खास तौर पे छोटे मार्केट पर कब्जा है। टाटा भी चलिए मान लीजिए, तो 3 फर्मों का कब्जा है। अब नई फर्म जो आएगी, मान लीजिए कोई कंपनी लेकर आती है, तो डेफिनेटली उसको ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी उसकी जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो ज़्यादा रहेगी क्योंकि मार्केट पर उसका कब्जा नहीं हो सकता। तो इस केस में अब उसके पास 3 ऑप्शन है। पहला नंबर 1 कि वो कीमत जो है, यानी कि जो कपटपूर्ण अल्पाधिकार है, कपटपूर्ण अल्पाधिकार है, अल्पाधिकार है, वो ये ऑप्शन है पहला कि वो 100 रुपये कीमत रखे और अल्पकाल में लाभ अधिकतम करे, अल्पकालीन लाभ को अधिकतम करे। या वो क्या करे, कीमत को 80 रुपये कर दे, जिससे कि नई फर्में मार्केट में प्रवेश ही ना कर पाए। हालांकि अल्पकाल में इससे नुकसान होगा लेकिन दीर्घकाल में आप देखोगे तो अल्पाधिकारी को फायदा होगा। यानी कि ये जो कीमत है इसी को बोला गया है सीमा कीमत, लिमिट प्राइस। यानी कि लिमिट प्राइस वो कीमत है जिस कीमत पर नई फर्में उद्योग में प्रवेश करने के लिए हितोत्साहित होती है, या आप कह सकते हो प्रोत्साहित नहीं होती हैं। तो इसी कीमत के बारे में जो ब्रेन है वो बात कर रहे थे, बेन बात कर रहे थे और बताने की कोशिश कर रहे थे कि अल्पाधिकारी केवल दीर्घ अल्पकालीन लाभ को ध्यान में रख के कीमत डिसाइड नहीं करता, बल्कि दीर्घकालीन लाभ को ध्यान में रख के कीमत डिसाइड करता है। और इसीलिए वो इस तरीके की कीमत डिसाइड करता है कि नई फर्में उद्योग में प्रवेश कर ही ना पाएं, और ऐसी कीमत को लिमिट प्राइस बच्चों बोला गया है। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी ये समझा देता हूँ किस तरीके का लिमिट प्राइसिंग होता है, आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बाजार संबंधी पूरा ज्ञान है, और मान लीजिए कि ये हमारा है AR, और हम बिल्कुल हाफ ले लेते हैं MR। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। यहां पर हम लिख लेते हैं मात्रा और यहां पे हम लिख लेते हैं कीमत। ठीक है जी। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि जो LMC है वो ये वाली है, यानी कि ये है हमारी LACEF। EF का मतलब एग्जिस्टिंग फर्म, यानी कि एग्जिस्टिंग फर्म की लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, जो कि बराबर है LMC के। यानी कि सुविधा के लिए हमने कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री मान के चल रहे, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला होगा। इसको हम नाम दे देते हैं A। इतनी वो क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा, इसको नाम दे देते हैं QA, और इतना वो प्राइस चार्ज करेगा, जिसको कि हम नाम दे देते हैं PM। ये हमारा एकाधिकारी प्राइस है, यानी कि इसको हम बोल देते हैं, नाम में क्या रखा है बच्चों, कुछ भी नाम दे देते हैं C। इसका मतलब अगर वो अल्पाधिकार, यानी कि अगर वो कीमत रखता है एकाधिकारी कीमत, अगर वो एकाधिकारी कीमत रखता है तो एकाधिकारी कीमत कितनी होगी, OPM। मात्रा कितनी बेचेगा वो, मात्रा सेल आउट करेगा वो, OQA ये वाला। और इस केस में उसका जो लाभ होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हिस्सा सारा का सारा शेडेड हिस्सा लाभ है, जो कि हमारा है CABPM। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी बच्चों।
अब मान लीजिए कि इस केस में जो पोटेंशियल एंटरर हैं या आप कह सकते हो संभावित प्रवेशकर्ता हैं, उनकी लागत ये वाली है। मान लीजिए ये लागत है उनकी, जिसको कि हम बोल रहे हैं LAC, पोटेंशियल एंटरर, यानी कि जो संभावित प्रवेशकर्ता हैं उनकी ये लागत आ रही है। ओके बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी कीमत को इतना रखते हो, PM रखते हो, तो जो नए प्रवेशकर्ता हैं अगर वो मार्केट में एंटर कर जाएं तो उनको भी ये वाला हिस्से का लाभ होगा, ये वाले हिस्से का लाभ होगा। इसका मतलब अगर इस बात की हमेशा संभावना बनी रहेगी कि अगर कोई भी फर्म एकाधिकारी कीमत रखता है तो नई फर्में उद्योग में प्रवेश कर सकती हैं बाजार में, और ये लाभ जो है, क्योंकि अनसर्टेनिटी आएगी बाजार में, जब नए प्रवेश करता आएंगे तो डेफिनेटली वो भी सप्लाई करेंगे तो कंपटीशन चिढ़ेगा। अब अल्पाधिकारी चाहता है कि मार्केट में नए लोग प्रवेश न कर पाए, इसलिए अगर वो कीमत को PL रखता है, PL कीमत निर्धारित कर देता है, यानी कि वो 80 रुपए की कीमत लेगा ना कि 100 रुपए, तो मार्केट में प्रवेश होगा ही नहीं। और जब मार्केट में प्रवेश नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो इतना उत्पादन करेगा जिसको कि हम QB बोल देते हैं, और इस केस में ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा उसके प्रॉफिट का हिस्सा हो गया। यानी कि आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अल्पाधिकार में अगर फर्म ये डिसाइड कर लेती है कि मार्केट में उसको नए प्रवेशकर्ताओं को बाजार में घुसने से रोकना है, तो वो कीमत को PM डिसाइड ना करके PL डिसाइड करेगी। यानी कि जो पोटेंशियल एंटरर हैं, जो संभावित प्रवेशकर्ता हैं, उनकी पहले औसत लागत पता की जाएगी और उसके औसत लागत के बेस पर एक कीमत डिसाइड कर दी जाएगी, जिसके बाद नए प्रवेशकर्ता बाजार में प्रवेश शायद नहीं कर पाएं। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए उसको और सेफ रहना है, मान लीजिए उसका मन है कि भाई मैं और सेफ रह पाऊं, तो हो सकता है कि वो ऐसे जगह पे भी प्राइस डिसाइड कर दे जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम है। जैसे मान लीजिए यहां पर जो है अगर वो प्राइस रख देता है, यानी कि इस पॉइंट पर मान लीजिए ED जो है वो <1 है, तो इस केस में जो मार्जिनल रेवेन्यू वो नेगेटिव होगा, और मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होने की वजह से फर्म जो है वो और भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो बेसिकली बच्चों ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि उसके पास 2 डिसीजन है। नंबर 1 ये वाली कीमत रखना, इससे क्या होगा, उसका अल्पकाल में लाभ अधिकतम होगा, अल्पकालीन लाभ अधिकतम होगा। लेकिन अगर वो ये वाला प्राइस रख दे या इसके बीच में कहीं यहाँ पे प्राइस रख दे, इसके बीच में कहीं प्राइस रख दे, तो इस केस में जो प्रवेश करता है, जो संभावित प्रवेश करता है, संभावित प्रवेश करता, वो प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि वो संभावित प्रवेशकर्ता प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसका जो लाभ है वो अधिकतम रहेगा। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। और अगर आपको सेफ रहना है, अल्पाधिकारी को सेफ रहना है, तो कोशिश वो करेगा कि जो प्राइस है वो ऐसी जगह डिसाइड किया जाए जहाँ पे ED <1 है बच्चों। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ हमने नोट्स में इसके बारे में क्या क्या और लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों बेसिकली यहाँ पे तो देखिए हमने सबसे पहले इसके बारे में यही बताया है जो बेसिक बात है। और बेन ने जो बुक लिखी थी 1949 में, इसका नाम था अ नोट ऑन प्रिंसिप प्राइसिंग इन मोनोपोली एंड ओलिगोपोली। इसके बाद उन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी बैरियर टू न्यू कंपटीशन 1956 में, उनको उन्होंने विस्तार समझाया। और बेसिकली बेन ने अपने लेख में यह समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार जो कॉलेजिव ओलिगोपोली होता है, कपटपूर्ण संधि होता है, वो अपनी कीमत और उत्पादन के संबंध में निर्णय लेता है। बच्चों ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको कंसेप्चुअली बता देता हूँ। सबसे पहले कुछ मान्यताएं भी हमने ले ली हैं, जैसे समरूप वस्तु है, और समरूप वस्तु जो अल्पाधिकारी फर्म है वो एक जैसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। इसके अलावा कपटपूर्ण अल्पाधिकार दीर्घकाल में लाभ को अधिकतम करने के लिए होता है। उद्योग का मांग वक्र निश्चित है। ठीक है बच्चों, तो ये डायग्राम है जो हमने ऑलरेडी बताया था, और बताया था किस तरीके से कीमत निर्धारित होती है। इसके अलावा जो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है, और ये कंडीशन है व्यापार की प्रवेश की शर्त की कंडीशंस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। देखिए मान लीजिए कि जो प्राइस है, जो प्राइस है, लिमिट है, वो मान लीजिए 80 रुपये रखा आपने, और जो कंपिटिटिव प्राइस है 50 रुपये है,
डिवाइड कर देंगे 50 से, इसका मतलब आपकी जो प्रवेश की शर्त है वो 0.6 है। ओके बच्चों, तो ये आपकी प्रवेश की शर्त है। इसका मतलब अगर आपका प्राइस 0.6 है तक है तो कोई एंटर नहीं करेगा। अगर आप 0.6 से ज़्यादा लेते हो अपने कॉस्ट का तो आपको मार्केट में एंटर करने को, मार्केट में लोग एंटर कर जाएंगे। ये समझाने की कोशिश की जा रही है। इसको इस तरीके से भी डेरिवेट किया गया है, यानी कि प्राइस लिमिट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कंपिटिटिव प्राइस इंटू 1 प्लस आपकी जो कंडीशन है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो प्राइस लिमिट है वो 80 रुपये आएगी। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आमतौर पर ये देखा जाता है कि अल्पाधिकार में नई फर्में प्रवेश नहीं कर पाती या प्रवेश करने से डरती हैं। अल्पाधिकार में नई फर्में प्रवेश करने से क्यों डरती हैं? क्योंकि एक तो निरपेक्ष लागत लाभ हो रहा है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग फर्म काम कर रही हैं, जो वर्तमान फर्म काम कर रही हैं, उनके पास ऑलरेडी कच्चे माल पर उनका कब्जा है, उनको तकनीक के बारे में जानकारी है, उनको सब चीज़ों के बारे में जानकारी है, तो डेफिनेटली नई फर्में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। देखिए, अगर एक कंपनी जो एग्जिस्टिंग है उसके मुकाबले जब एक नई फर्म आती है तो उसको कई तरीके के डिसएडवांटेज आते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि मार्केट के बारे में समझ नहीं होती है, उसको पता ही नहीं कस्टमर का बिहेवियर कैसा है। अब जैसे मान लीजिए अमूल दूध है, अमूल दूध कई सबों से बिक रहा है, अब एक नया दूध आया तो डेफिनेटली लोग उसको नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि मार्केट पर कब्जा नहीं हो पाएगा, उसको नॉलेज ही नहीं है कि कहाँ से सस्ता दूध मिल सकता है, मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है। तो इसीलिए जो एग्जिस्टिंग फर्में हैं, जो ऑलरेडी मौजूदा फर्में हैं, उनको पोटेंशियल एंटरर से या संभावित प्रवेशकर्ताओं के मुकाबले एक तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा वस्तु विभेद होता है, यानी कि जो वस्तु होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अलग अलग वस्तु होने की वजह से मार्केट में प्रवेश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खास तौर पे नई फर्मों के लिए। इसके अलावा भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, यानी कि वर्तमान फर्मों को अगर मार्केट में एंटर करना है, संभावित फर्मों को अगर मार्केट में एंटर करना है तो बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और क्योंकि जो एग्जिस्टिंग फर्में हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद फर्में हैं, उन्होंने तो ऑलरेडी भारी मात्रा में निवेश किया हुआ है, भारी मात्रा में उनका इन्वेस्टमेंट है, उनके पास मशीन है, प्लांट है, कलपुर्जे, लेबर है। लेकिन ये सारी चीज़ें नई फर्म कहाँ से लेकर आएगी? तो डेफिनेटली नई फर्म की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा बैठेगी, और जब कॉस्ट ज़्यादा बैठेगी तो मार्केट में वो एंटर नहीं कर पाएगा। इसके अलावा बड़े पैमाने की फर्मों को पैमाने की बस्तें मिलती है, जो वर्तमान फर्में हैं, ये सारी की सारी बस्तें नई फर्मों को नहीं मिलेंगी। जब मार्केट में आएंगी, सर्वाइव करेंगी, तब ये बस्तें मिलेंगी। तो बच्चों, ये सारी की सारी वजह की वजह से नई फर्में मार्केट में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। बेसिकली हमें ये समझना है कि प्राइस लिमिट क्या होती है। तो प्राइस लिमिट के बारे में हमने आपको बताया कि प्राइस लिमिट वो कीमत होती है जिस कीमत से ज़्यादा, मतलब वो कीमत होती है जिस कीमत के बाद कोई फर्म एंटर नहीं कर सकती है। यानी कि अगर कोई फर्म इस कीमत को रखती है तो वो अल्पकाल में भी अपने लाभ को प्राप्त करेगी, लेकिन दीर्घकाल में अपने लाभ को अधिकतम करने में सफल हो जाएगी, क्योंकि नई फर्म एंटर कर ही नहीं पाएंगी। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।